मौका दिया, और मेरे से कुछ त्रुटि रह जाए भाषा की दृष्टि से तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आप जैसा भाषा का विद्वान नहीं, और आपने तो पूर्ण भारत के इतिहास को संस्कृत के माध्यम से पढ़ा होता है। तो मैं एक वाक्य से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी रोगों से मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागीदार ना बनना पड़े। इसके साथ विश्व को लगभग जब से सृष्टि आई है तब से भारतवर्ष ने एक सर्वे भवन्तु सुखिनः और वासुदेव कुटुंबकम का पाठ भारतवर्ष सारे विश्व को पढ़ाता रहा है। लेकिन जो भारत की क्षमता थी, यानी भारत का जो गुण था, वो अध्यात्म और विज्ञान में था, जिसका पूरा विश्व जो था गुणगान करता था। लेकिन हमने आक्रमण नहीं किया, हमने सृष्टि का दोहन नहीं किया। इस कारण से हम जो है विश्व में अपने और पूरे विश्व को देने की स्थिति में ही रहे। लेकिन जैसे ही विश्व में बाकी स्थानों पर भी अपने अपने प्रकार के धर्म और अपने प्रकार की सोचें उत्पन्न हुई, तो एक नया जो वर्तमान जो हमें विश्व दिखता है उसमें बहुत सारी बदलाव हुए। हमारी अपनी भारतवर्ष की जो आध्यात्मिक और मूल सोच है वो है कि there is scope for everybody to survive, but there is no scope for greed। अपने साथ अपने संसाधनों का सभी के लिए, इसको आजकल इसी से शब्द दिया अंग्रेजों ने और पूरे विश्व ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थात आज जो संसाधन हमें उपलब्ध है वो आने वाली जनरेशन को भी उतने उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने सस्टेनेबल शब्द उपयोग किया, जो कि शायद हमारे जीवन पद्धति में था। हम जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग सिवाय नमक के गांव में कोई भी चीज बाहर से नहीं आती। और याद होगा कि जब भारतवर्ष ने मजबूरन 1998 में परमाणु विस्फोट किए तो पूरे विश्व ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए, और लोगों को ऐसा लगा कि भारतवर्ष की ये जब 100 करोड़ के करीब उसमें हमारी आबादी थी, कि 100 करोड़ का देश अंतरराष्ट्रीय दबावों के रहते झुक कर टूट जाएगा। लेकिन 4 वर्षों के अंदर ही पूरे विश्व को मालूम हो गया कि ये देश जो है ये न जाने किस मिट्टी से बना है। अर्थात हमारा जो जीवन पद्धति थी वो अंतरराष्ट्रीय जो आवश्यकता है उसके ऊपर निर्भर नहीं थी। हमारे गांव स्वावलंबी थे, हमारा आम व्यक्ति जो था उसकी मूलभूत समस्याएं गांव से ही पूरी हो जाती थी, इसलिए वो बाहर की तरफ नहीं देखता था। पिछले 4 वर्षों में सरकार के आदान प्रदान पे कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन आम जनमानस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा भारतवर्ष की जो संस्कृति संस्कार है उसमें है। जबकि हम आज देखते हैं कि विश्व के बहुत सारे देश जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ते हैं टूट जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष 4 वर्षों में उस पर कोई बदलाव नहीं आया। उसका कारण ये था कि जो भारतवर्ष की 100 करोड़ लोग हैं उनकी मूलभूत समस्याएं और चिंताएं करने के लिए भारत भूमि उनके पास उपलब्ध थी, और उनको कोई ज्यादा अधिक समस्या नहीं आई। परंतु इसके विपरीत जो विश्व का औचित्य जिसे हम कहेंगे आज की दौर में चीनी सोच जिसे हम कहेंगे, विचार कहेंगे, उनका अर्थ यह है कि इतना दोहन करो कि सृष्टि जो है उससे आप इतना दोहन करो कि आप अपना अनंतमय जीवन जियो। उसके लिए चाहे बाकी सब जीवन के घटकों की बलि देनी पड़े तो उससे फिलोसफी में चाइना गया हूँ, वहां की फिलोसफी ये है कि वी हैव टू लिव टुडे। अर्थात जीवन अभी है, मरने के बाद भी नहीं है, अगले बाद में क्या होगा किसी को जानकारी भी नहीं। इसलिए उन्होंने
संसाधनों का, अपने ही संसाधन नहीं बल्कि पूरे विश्व के संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया है, जिससे कि पूरे विश्व के अंदर वो अपनी अघोषित कॉलोनियां बनाते जा रहे हैं और संसाधनों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है कि लाखों वर्ष पहले पर्यावरण में जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई थी, उसको पेड़ों ने सिंचित किया, उसके बावजूद उसको प्रकृति अपने संभाल नहीं सकी, तो उथल पुथल कर करके उन पेड़ों को जमीन में दबा करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों जमीन के नीचे दबा के रखा, ताकि उससे पुनः जीवन पनपे और आगे दुनिया बढ़े, जिन्हें आज हम कोयला तेल के रूप में जला रहे हैं। अर्थात हम उनको द्वारा निकाल करके पुनः हम उस वातावरण में भेज करके अपने ही विनाश की लीला रच रहे हैं। यदि हम ध्यान दें तो पिछले 100 वर्षों में ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ हम जोड़ के देखते हैं, वो लगभग 1 डिग्री से बढ़ चुका है। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से मूलभूत समस्या वो यह है कि हमारे जो पृथ्वी के दोनों कोनों पे, आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों जो कोनों पे बर्फ थी वो पिघल करके समुद्रों में आ रही है, और हम ये जानते हैं कि हमारा 71% क्षेत्र जल है। अगर 1 मीटर जल का लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारे, जैसे मैनहट्टन, बॉम्बे, बहुत सारे समुद्र के आसपास के जितने भी टापू है, कई बहुत सारे टापुओं के अस्तित्व में खतरा हो गया, जिससे कि उनका ही अस्तित्व नहीं खत्म होगा, बल्कि वहां रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य के ऊपर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा। लेकिन विश्व में हर देश को अपनी आर्थिक तरक्की के लिए जो संसाधन चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। 1979 में असम में किया, रियो डी जेनेरो में अब समिट हुआ, वहां ये 30 सूत्रीय कार्यक्रम किया गया कि विश्व के सभी देश जो है 1995 से तक वो चलता रहा। वो कहा गया कि 1995 लेवल को मेंटेन रखेंगे, लेकिन समय के साथ देखा गया कि जो पूरे विश्व के देश हैं उन्होंने इसका पालन नहीं किया, और इसके लिए यूएनओ ने एक कार्बन स्टॉक एक्सचेंज भी बनाई। जैसे हमारे यहाँ पैसों की एक्सचेंज होती है, वैसे कार्बन स्टॉक एक्सचेंज, कि कोई भी देश अगर प्रदूषण पैदा करता है तो किसी दूसरे देश में उस प्रदूषण को समाप्त करने वाली, कंजर्व करने वाली कोई टेक्नोलॉजी अगर देता है या पेड़ कोई दूसरा देश लगाता है तो उसको संभाल कर रखने का वो खर्चा देगा। इसे कार्बन क्रेडिट कहा गया। यानी कार्बन 1000 कार्बन अगर कोई देश अपने पास स्टोर करने का 95 के बाद, 95 को बेस पे माना गया, लेता है, तो उसके बदले में जो देश कार्बन उत्सर्जन कर रहा है वो उसको जाकर के उसको पैसे देगा, और वो कहेगा कि 20 वर्षों तक या उसके मल्टीपल जो है आप इसको संभाल के रखिए। और हम देखते हैं कि वो $7 $100 प्रति जो है गीगाबाइट जीबी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रेट तक तय हुआ। लेकिन समय के साथ साथ सब देशों को आगे बढ़ने का ऐसी होड़ लगी है, इसलिए उस क्षेत्र में भी कोई ज्यादा प्रगति नहीं। और आज हम ये कह रहे हैं कि कहीं अगले 50 वर्षों में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो विश्व में बिल्कुल उथल पुथल बनने की बन जाएगी, उसकी स्थिति आ जाएगी। अब इन सब बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो विश्व का चित्र बड़ा ही भयानक नजर आता है। इसमें ऐसे लगता है कि जैसे पूरे विश्व में समुद्र के किनारे टापू है, जहाँ शहर है, अधिकतर सभ्यता यहाँ बसी है, वो समाप्त हो जाएंगे। आदमी के पास रहने की जगह कम हो जाएगी, जबकि हम ये जानते हैं कि हम आज लगभग 800 अरब है, यानी हमारी जनसंख्या और बढ़ने की संभावना है। तो हर जगह जो है कंजेशन हो जाएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे और समस्याएं बढ़ेंगी और पोल्यूशन बढ़ेगा। और कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक मत दिया है कि विश्व में जितने भी ये जो लड़ाई झगड़े हैं, जिनको हम धर्म का या क्षेत्र का या किसी तरह से हम उसको जोड़ते हैं, इनके मूल कारण के पीछे ग्लोबल वार्मिंग है। इस प्रकार की भी बहुत सारी पूरी अब घोषणाएं चल रही है। और
देखता भी है कि आदमी के अंदर सहनशीलता और उनके अंदर दबाव सांस का वो बढ़ रहा है, जिससे कि विश्व जो है बहुत खतरे की कगार पे आ गया। लेकिन इन सब चीजों के रहते हुए भी बहुत सारे अच्छे विचार हमारे पास देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत के दर्शन की बात करें तो बहुत खुशी और बहुत आनंद भी आता है, लेकिन हम उसके ऊपर अनुसरण अगर करेंगे तो विश्व को शांति। जब भी विश्व, पूरा विश्व जब बहुत किसी रास्ते में फंस जाता है तो भारतवर्ष की ओर नहीं। जैसे हमारा एक तो मूल सिद्धांत था पंच तत्व, अर्थात 5 तत्व ही सृष्टि को बनाते हैं, जिनमें मुख्य था जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये 5 तत्व हमारे जीवन का आधार थे इस सृष्टि के ऊपर। हमारे बुजुर्गों ने इनको एक जीवन का आधार था, इसलिए कह 5 तत्व का विलीन होना है, अर्थात इंसान 5 तत्व से बना है। जबकि मॉडर्न विज्ञान में तत्व को हम एक मेटल मानते हैं और उसके 108 प्रकार है, लेकिन ये जो तत्व थे ये जीवन तत्व के रूप में हमें समझ में आते हैं। जैसे जल की बात की जाए, जल हम जानते हैं कि पूरा विश्व में 71% जल है और बाकी भूमि है। 71% जल में भी लगभग 98% जल जो है खारा जल, 3% जल जो है वो उपयोग योग्य है। उसमें से भी अधिकतर जल, लगभग 2% जल जो है वो बहुत बड़े तालाबों में और झीलों के रूप में पूरे विश्व में फैला है। उसमें से 1% जल जो है वो वर्षा और पीने के योग्य नदियों के रूप में फ्रेश वाटर जिसे हम कहते हैं वो हमारे लिए उपलब्ध है, और एक का भी आधा प्रतिशत हमारे काम नहीं आता है बहुत सारा। तो हमारे पास 0.5% से कम जल जो है वो उपलब्ध रहता है, और उसके कारण से हमारे पास जो है पीने और उसके संसाधन बहुत ही लिमिट हो जाते हैं। अब इन लिमिट संसाधनों की हम बात करें तो लगता है कि आदमी के लिए लगभग 0.2% तक, यानी लगभग 100 में से 98% जल जो है, जो पीने योग्य जल है, उसका तो हम उपयोग नहीं करते हैं। लगभग 2% जल तक हम उसका प्रयोग कर पाते हैं, अर्थात 800 मिलियन लोगों के लिए इतना भारी पानी होने के बावजूद मात्र 2% जल है। अगर हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप हैरान होंगे कि लगभग विश्व में 2.2 अरब लोग, उनको पीने का सुरक्षित जल नहीं मिलता है, और लगभग 4.2 लोग जो प्रतिशत 4.2 अरब लोग जो है उनको तो जल की बिल्कुल ही खराब स्थिति में जल मिलता है, अर्थात लगभग 6.4 मिलियन लोग जो है उनको तो सही जल मिल ही नहीं रहा है, और लगभग 2 अरब के करीब जो लोग हैं, 1.5 से 2 अरब के करीब लोग हैं, उनको ही स्वच्छ जल मिल रहा है। और हम ये जानते हैं कि वो अधिकतर लोग पश्चिमी देशों के लोग हैं, जो संपन्न देश है, डेवलप्ड कंट्री है, वहां ये सब स्थिति है। लेकिन विश्व में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जिसे एशिया कहते हैं, वहां स्थिति अच्छी नहीं है, वहां और स्थिति खराब है, क्योंकि जो पश्चिम देश है वो जितना भी प्रदूषण करने वाली इंडस्ट्री है उनको अपने यहाँ नहीं प्रेफर करते हैं, वो एशिया में लगाना चाहते हैं, जिसका बहुत बड़ा केंद्र चाइना है और भारत है, बहुत सारे केंद्र में है, जिससे कि इन देशों के अंदर रहने वाले लोगों को जल की स्थिति और खराब होती है। मैं एक आपको छोटी सी घटना चाहता हूँ कि पानीपत एक शुरू से ही केमिकल इंडस्ट्री का हब रहा है, और वहाँ कई वर्षों से जो इंडस्ट्रियल होती है उन्होंने जो प्रदूषित जल है उसको जमीन के अंदर पंप किया है, जिसके कारण से जो है पानीपत का बहुत सा क्षेत्र जो है वो पीने के लिए सुरक्षित जल करने के लिए, यहाँ तक कि हम पंजाब हिमाचल में देखते हैं कि बहुत सारे आईपीएस के जो खोदे गए नलकूप है तो लिखा होता है कि यहाँ का जल पीने योग्य नहीं है, अर्थात वहाँ हैवी मेटल और ये सब हमारे अंदर आते हैं। फिर ये जल के साइकिल से निकल करके हमारे जीवन और हमारे फूड चेन तक आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको लोगों के साथ भी जोड़ करके देखें तो भी आप हैरान होंगे कि जो लगभग 2
महिलाएं स्वच्छ जल को लेने के लिए ही अपना जीवन का बर्बाद कर देती हैं और लगभग 10 लाख लोग को पानी प्रदूषित जल पीने से प्रतिवर्ष मरते हैं और हम विश्व में लगभग 260 बिलियन डॉलर का नुकसान प्रतिवर्ष इस प्रदूषित जल के कारण उठाते हैं। यानी जितने भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, देश है, वहां जल की स्थिति सबसे खराब है। इसलिए जल हमारे बुजुर्गों ने पवित्र माना था, जल को देवता माना था और जल के आसपास प्रदूषण करने की हमें मनाही थी और बहुत सारी पवित्र नदियों को हमने माता कहा ताकि हम जल के प्रति अपनी कृतज्ञता सारे विश्व को दिखा सके और कर सके। और आज प्रत्येक भारतवंशी के मन में उसके प्रति सम्मान रहे कि जल अमूल्य है। अभी अमेरिका में जब वो एक आदिवासियों का उनका एक कार्यक्रम हुआ, वहां हमारे विद्वान गए तो उन्होंने देखा कि वहां लिखा है कि यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर फ्यू वीक्स बट यू कैन सर्वाइव विदाउट एयर फ्यू मिनट्स। और आज हम कोरोना के समय में ये चीज महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विश्व में वायु के कारण ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। यदि हमने अपने तत्व जिसे हम वायु कहा उसके ऊपर ध्यान दिया होता, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा जल के बाद कहा वायु यानी इसके अंदर 71% नाइट्रोजन है और बाकी ऑक्सीजन और अन्य घटक हैं। तो उनको मालूम था उनके विज्ञान के द्वारा कि सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है, जो कि आदमी के लिए ज्यादा ठीक नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा कम है और इसको संभाल करके रखना होगा। इसलिए उन्होंने वायु प्रदूषण को वायु तत्व से जोड़ा ताकि हमारे अंदर वायु को देवता के रूप में देखा जाए, उसका सम्मान किया जाए। इसलिए वायु प्रदूषण ये हमारे बुजुर्गों की शुरू से नीति रही कि किसी के भी कान जो है उनके अंदर कोई ऐसी गलत आवाज शोर ना पड़े, ये हमारे बुजुर्ग चिंतन और उसमें रहते हैं। अगर हम मॉडर्न विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो पेड़ों से ही हमें वायु का शुद्धिकरण होता है। अर्थात एक जो पेड़ है वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है और 100 किलोग्राम ही कार्बन ऑक्सीजन रिलीज करता है। यानी पेड़ एक ऐसा यंत्र हमारे बीच है जो पर्यावरण प्रदूषित जो कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण तैयारी है उसको शोषित कर शोधित कर अपने अंदर डाल लेता है। यानी शिव के कंठ की समान, शिव जी ने जैसे अपने कंठ में पूरा जहर रख लिया, पूरे विश्व को बचाया, वैसे ही ये पेड़ एक पृथ्वी के लंग्स की तरह काम करते हैं, अर्थ के लंग्स की तरह काम करते हैं और इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर उससे ये भोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन हमें बदले में देते हैं। और हमने अभी कोरोना के समय में देखा है कि बहुत सारे लोग पेड़ों के नीचे रह रहे, कुछ लोग तो पीपल के ऊपर रहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि पीपल से ऑक्सीजन मिलती है, सारा विश्व अब इसको मानता है, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में कोई पेड़ लगाया है? ऐसा नहीं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल अपनी जो विश्व की सबसे बड़ी जो पनामा नहर है उसका देना चाहता हूँ। ये दक्षिणी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच की जो जल डमरू है उसके बीच में ये है। इसको जब बनाया गया तो इसके अंदर एक स्वेज जो नहर है, पनामा नहर है, पनामा नदी के कारण जो है वो उसके अंदर पानी का फ्लो बनता है, लेकिन उस नदी का जो उद्गम है वो रेन फॉरेस्ट में है, वर्षा वनों में था। लेकिन जब 20वीं शताब्दी के शुरू में अमेरिका से वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पहुंचने लगी और वहां कमर्शियल कोका प्लांट के लिए और बहुत सारे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए और इंडस्ट्री के लिए जब बहुत सारे पेड़ काटे जाने लगे तो 20वीं सदी के बीच में से उस नदी का बहाव कम होने लगा
और ऐसा लगने लगा कि ये जो पनामा नहर है ये शायद अब नहीं काम करेगी, क्योंकि वो नदी जो थी वही उसके अलग अलग चैम्बर्स में प्रेशर बनाती थी, पानी आता था और उसी से वो जहाज चलते थे। फिर 1950 के आसपास, क्योंकि ये सारे विश्व की चिंता का विषय था और बहुत सारा व्यापार इस नहर से जुड़ा था, इस कारण से पश्चिमी देशों ने जब अनुसंधान करने को कोशिश की तो उनको यह मालूम पड़ा कि इसको जो कैचमेंट जिसे हम कहते हैं, जो इसका शोधन करता है, यहाँ से ये पानी आता है, वो जंगल है और वो वर्षावन है, उनके ऊपर बहुत बड़ा आघात हो रहा है, वहां वन्य प्राणी भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो वहां उन्होंने उसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व, बायो रिजर्व का कॉन्सेप्ट दिया, जो विश्व में आज बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। हमारे यहाँ हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व है, पीन वैली बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत बड़े जंगल के एरिया है, उनको उनका उनका संवर्धन करना, उनको संरक्षण करने का काम जो किया वहां से, तो उन्होंने उसको संभाला और उसको उस सारे क्षेत्र को बंद किया। फिर वहां पेड़ पैदा शुरू हुए और फिर वहां से वो द्वारा जो है वो नदी उस स्तर पे आई। अर्थात पेड़ वहां जो पानी आता था बारिश का, उसको जब अधिक आता था तो पेड़ अपनी जड़ों के अनुसार, जैसे स्पॉन्ज इफेक्ट कहते हैं, जैसे हमारे पास एक स्पॉन्ज होता है इसका प्लास्टिक, इसका फोक का, जिसको आप पानी में डालेंगे तो भर जाएगा, भारी हो जाएगा, दबाएंगे तो वो धीरे धीरे रिलीज होता है। इसी प्रकार वो जो पेड़ थे वो अधिक वर्षा के समय उस पानी को अपनी जड़ों के द्वारा जमीन के अंदर सिंचित कर लेते थे, और जब वो बारिशों का सीजन खत्म हो जाता था तो उस पानी को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसी के कारण हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां जो सदैव चलती रहती हैं, उसके पीछे भी यही मूल कारण पेड़ थे। अर्थात वायु को शुद्ध करने का काम ये पेड़, जिनको हम लंग्स ऑफ हार्ट भी कहते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। लेकिन समय के साथ और जो हमारा औद्योगिक विकास हुआ, उससे हमारी सोच एक तरह से जिसे कहेंगे उपभोक्तावादी हो गई, ये हम ही सब कुछ है, जो हम करेंगे वही सब कुछ। और मैं आपको एक सुमेर राज्य जो कंबोडिया में और मलेशिया के बीच मिलते हैं, वहाँ की एक बड़ी अच्छी एक कहानी सुनाता हूँ कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले जब ये जो खोजकर्ता थे वहां पहुंचे तो उनको एक बहुत बड़ा शहर बना हुआ मिला और इसकी भव्यता देखने योग्य थी, लेकिन वो शहर पूरा उजाड़ था, खत्म हो गया था। उसका कारण जब पता किया गया तो आप हैरान होंगे, हजारों वर्ष पहले उन लोगों ने यही गलती की थी कि उन्होंने अपने विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को इग्नोर किया, और वो बहुत सारा जो उसके आसपास पेड़ थे, जंगल थे, वो खत्म हो गए और वहां पानी और दूसरी समस्याएं खड़ी होगी, जिसके कारण से वो पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई। अर्थात अब का जो समय है जिसमें हम जो होमोसेपियन जिसे हम कहते हैं, जो वर्तमान प्राणी है, वो समझदार है, इसलिए वो उन सब चीजों को वापिस वैसे स्थिति लाने की कोशिश कर रहा है। और उसी के तहत ही हम अलग प्रकार के कार्यक्रम जैसे पर्यावरण दिवस जो है मनाते हैं। लेकिन ये एक दिन की समस्या नहीं, ना एक दिन से सॉल्व होने वाली समस्या है, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। स्वयं सेवा से ही स्वयं का काम करेंगे तब विश्व का, जब मैं सुधरूंगा तो विश्व सुधरेगा, इस प्रकार का प्रयोग अपन करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो हमारा तत्व था वो था पृथ्वी यानी अर्थ। हमने कहा कि जो पृथ्वी है वो मां, हमारे बुजुर्गों ने इसको मां का संज्ञा इसलिए नहीं दी कि ये हमारे लिए कुछ विशेष नहीं करती है, बल्कि इसलिए दिए कि ये ही सब कुछ हमारे लिए करती है। अर्थात हमने पृथ्वी को एक सजीव प्राणी माना, जीवन का आधार माना। उसके पीछे को अंधविश्वास नहीं था, उसके पीछे ये विश्वास था कि ये मां तुल्य हमारा पोषण करती है, अर्थात हमारा ये संवर्धन करती है। जहाँ भारतवर्ष की ही आप बात करें तो भारतवर्ष में हिमालय ठंडा है, यहाँ का अलग वातावरण है, नीचे गंगा के मैदान है, फिर उसके नीचे चले जाए तो पश्चिम में राजस्थान और रेगिस्तान है, दक्षिण भारत में चले जाए तो वर्षावन है, मध्य भारत जो है थोड़ा सूखा है, थोड़ा पूर्वोत्तर में चले जाए तो खूब वन है। अर्थात भारतवर्ष में इतनी विविधताएं मिलती हैं, उसके कारण से हमने इसको भारत माँ को
इसकी जरूरतों के अनुसार ही उसका उपयोग करने का मन बनाया, इसलिए हमने इसको माँ का कर। लेकिन विश्व में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्याएं धरती माता को ही झेलनी पड़ रही है। इसी का कारण आज हम दुखी हैं, हम बीमार हो रहे हैं। हम जरा सोचें कि इतना बढ़िया उन्नत खाना, आरओ का जल है, ऑक्सीजन, वेजिटेबल, हर चीज उन्नत, चाहे क्या चीज सब सुंदर खाने के बावजूद हम लोग 50 के पार होते ही ऐसे लगता है जैसे जीवन समाप्त होने लगा है। बहुत सारे लोग कैंसर से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग हार्ट की बीमारी से मर जाते हैं, और समझ नहीं आ रहा कि विषय में हो क्या रहा है। उसके मूल में अगर है तो ये धरती माता है, जिसके कारण के हमें अन्न मिलता था। हमारे बुजुर्गों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम आज कह रहे हैं सदियों से अपनाया, यानी किसान की गाय, गाय से भूमि का संवर्धन, उसी से हमारे को अन्न मिलेगा और हम उसी से ही साइकिल चलता रहेगा। इसीलिए भारतवर्ष में मात्र बरसात में ही बारिश होती है, लेकिन भारतवर्ष विश्व का सबसे अन्न उत्पादन करने वाला देश सदियों से रहा। आज भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब तक ये इंडस्ट्रियल ग्रुप, जब ये केमिकल रासायनिक नहीं आए थे, रसायन नहीं आए थे, खाद्य उर्वरक नहीं आए थे, तब भी हमारी खेती ऐसी ही थी और हम ऐसे ही लोगों को अन्न देते थे। बीच में कभी अकाल आता था, वो जल प्रबंधन की कमी के कारण आता था, लेकिन भूमि की पौष्टिकता में कोई अंतर नहीं। इसीलिए अगर आप ध्यान दें, जो लोग सऊदी अरब वगैरह में रहते हैं, वहां के जो पुराने बुजुर्ग हैं कि उनका लगभग 70-80 वर्षों से तेल आया, तभी से उनका वो आर्थिक स्थिति बदली है। अन्यथा बहुत गरीब देश थे, वो भारतवर्ष में आकर के अपने खजूर और अपने ड्राई फ्रूट्स जो थे वहां जो होते थे छोटे मोटे, उनको भेजते थे और यहाँ से अन्न, नमक और संसाधन लेके जाते थे। इसलिए कई बार हम वहां जाते हैं, हमारे को लोग कहते हैं कि वहां के काफी सारे बुजुर्ग जो है भारत के बारे में जानते हैं। अब वो संख्या कम हो रही है, क्योंकि 70-80 वर्षों से विश्व का एक मानचित्र बदला है, हर देश के अंदर आना जाना आसान नहीं है। लेकिन उससे पहले वो भारत बचाते थे, पूरा ही भारत की जानकारी रखते बहुत सारे थे बुजुर्ग लोग। अभी भी हिंदी और भारतीय भाषा बोलते हैं और भारत को अल हिंद एक रिस्पेक्टेड नाम से बोला जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा सऊदी अरब के लोग भारतीयों की इज्जत और करते हैं। और हमने देखा भी होगा जब इराक की भी लड़ाई लगी तो इराक पर भारतीयों हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो स्थिति इस क्षेत्र में दिखती है वो वहां नहीं दिखती है। कारण क्या है? जो भारत को एक गुरु, एक पिता तुल्य दृष्टि से देखते थे कि यहाँ से हमें अन्न धन मिलता है, इसलिए भारत में सोने की जगह, सोने के भंडार भारतवर्ष में जरूर थे, जिसको और विदेशियों ने लूटा, वो हमारे कल्चर और हमारे उसके भाग थे। लेकिन हम उस सोने के अलावा हमारे पास जो जीवन की मूलभूत जो चीजें थी वो नमक को छोड़ करके गाँव में नहीं आती थी। इसलिए हमारे पास सारे संसाधन थे, इसलिए हम इस माता को धरती माँ कहते थे, ताकि हर व्यक्ति उसका सम्मान करे और उसके प्रति रखे। लेकिन हमने क्या किया, अब जैसे ही मॉडर्न साइंस आई और प्रौद्योगिकी तरक्की हुई, तो विश्व में जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए एक पेट्रोलियम से जोड़ करके एक पदार्थ बनाया गया जिसे हम पॉलीथीन का जिसे पॉलीथीन कह दिया। तो जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत सारा विश्व में चेंज भी आया और उस चेंज से बहुत कुछ संभव हुआ। हमारा आकाश स्पेस में जाना संभव हुआ, बहुत सारी तरक्कियां हमने की और उसके कारण पूरा परिदृश्य ही बदल गया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो उस प्लास्टिक का बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलने को, हमारी ही जनरेशन को देखने को मिल रहा है। चाहे वो नदियों का जल हो, चाहे वो समुद्रों का जल हो, समुद्रों के अंदर वो प्लास्टिक इतनी घुल चुकी है कि वहां के जो जीवन जो है, वहां का जो वन्य प्राणी, जो जल वन्य प्राणी है, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। हम आसपास भी देखते हैं बहुत सारे पशुओं के पेटों में बहुत सारी प्लास्टिक और वो मरने का कारण हो गया है। ये तो वहां तक की बात थी, लेकिन अब ये स्थिति और भी भयंकर होती जा रही है। ये जो प्लास्टिक है ये घुलते घुलते जो है समुद्रों में जा रही है और समुद्रों के पानी का हिस्सा बन रही है। और वही पानी हम जब नमक के रूप में रिसाइकल करते हैं, उसमें से नमक निकालते हैं, तो वो नमक और हमारे भोजन में आ रहा है और माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे खाने के माध्यम से हमारी फूड चेन तक में घुस गई है। मतलब मात्र 1945 से लगभग हम कहेंगे तो ये लगभग
मतलब 60 70 70 72 वर्षों में एक जो हमारी खोज थी, वो खोज आज हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है। लेकिन विश्व इसके ऊपर इतना निर्भर है कि अभी भी बहुत सारी सरकारें कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। अगर हम एक तथ्य की ओर ध्यान दें तो 1950 में केवल मात्र 23 लाख टन ही प्लास्टिक पैदा की जाती थी, लेकिन इस अब तक अभी 2015 के आंकड़े के अनुसार लगभग 4,480 लाख टन प्रति वर्ष ये कह रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि 2050 तक इसकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। और बड़ी हैरानी की बात इसमें ये है कि इसका 40% जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी सबसे घातक प्लास्टिक जो एक बार ही प्रयोग की जाएगी। और यही सारे विश्व में चिंता का विषय है कि इसको कैसे बदला जाए। और इसको बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हर देश की इकोनॉमी का एक चेन साइकिल है। इसलिए सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई अच्छे परिणाम अभी तक विश्व में देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन हम अगर विश्व के अलग अलग परिदृश्यों की चर्चा करें तो आप हैरान होंगे कि जितना भी मिस्र और ग्रीस और इटली, इसके आसपास का जो कोस्टल क्षेत्र है, जहाँ पॉली हाउस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है, उन क्षेत्रों में वो जो प्लास्टिक है उसको वो उन मरुस्थलों में डंप करते हैं, जहाँ की सर्दियों में जब बारिश होती है तो वो प्लास्टिक जो है घुल करके उन नालियों के माध्यम से समुद्र में जा रही है, और वही समुद्र का जल वो शोधित करके उन पॉलीहाउसेस का प्रयोग कर रहे हैं, और वही पॉलीहाउसेस के द्वारा वो प्लास्टिक उनके पेटों में हमारे सबके भोजन में जा रही है, और जो वन्य जीव उस क्षेत्र में रह रहे हैं उनके ऊपर भी असर डाल रही है, क्योंकि उन्हीं को जब हम खा रहे हैं तो वो प्लास्टिक उन वन्य जीवों से जो उस पानी में रहते हैं वो भी हमारे अंदर आ रही है। इसी प्रकार भारतवर्ष प्लास्टिक का बहुत बड़ा उपभोक्ता है, इसके कारण कि भारत एक प्लास्टिक के ढेर पे बैठा हुआ देश माना जा रहा है। इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास भी किए हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें तो सरकार ने उसके ऊपर 1998 के बाद बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई, जिसके बाद प्लास्टिक का बहुत सारा प्रयोग होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी वस्तुएं प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और हो रही है, इसके कारण से कि बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में हमें हमारे लिए खड़ी होने वाली है। अब इनके कारण से जो जीवन की पहिया रुकने की संभावनाएं जब आ जाती है तो सरकार पीछे हट जाती है। इसलिए इन जो समस्याएं हमें दिखती हैं, जिनको सरकार भी सबको जागरूक करती है, लेकिन बंद नहीं कर पाती। ये लगभग वैसी स्थिति है जैसे हम कहते हैं कि सिगरेट के लिफाफे के ऊपर लिख देते हैं कि जबड़ा, उसके अंदर बहुत सी बीमारियां लगी हुई हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि सरकार इसके उत्पादन बंद करे तो सरकार ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसको लगता है कि इसका उत्पादन बंद करने से इकोनॉमी जो है बंद हो जाएगी और बहुत सारा, इसलिए वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी तो निभा देते हैं चित्र लगा के, लेकिन पीने वाला उसके बावजूद भी पीता है। अर्थात जब किसी वस्तु को रोकना सरकार और सत्ता में बैठे लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, उसके लिए समाज का दायित्व बनता है। समाज आ गया है और उस समस्या से लड़ाई, क्योंकि अर्थ के बिना कोई भी सत्ता विश्व में आज कायम नहीं रह सकती, इसलिए अर्थ उनके लिए महत्व है। लेकिन हमारे लिए सब स्वच्छ जीवन बड़ा महत्व है, इसलिए समाज की अधिक जिम्मेवारी इसमें बनती है। तीसरा, धरती के बाद अगर हम बात करें तो आकाश की, आकाश यानी एयर, आकाश यानी ओजोन लेयर। पर्यावरण को हमने कोयले और पेट्रोलियम का इतना अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया है कि जिसके कारण हमारे पर्यावरण का आवरण, हमारे बुजुर्गों ने आकाश शब्द चुना। आकाश शब्द यानी पृथ्वी भी आ गई, वायु भी आ गया, फिर आकाश शब्द क्यों चुना? इसका अर्थ ये था कि उनकी विज्ञान इतनी सुदृढ़ थी, उनको मालूम था कि अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो अर्थ का जो भूमंडल है, उसके अंदर जो 4 लेयरें हैं वो एक आवरण से ढकी हुई हैं। जब वो आवरण हट जाएगा
जो टेम्परेचर है, जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं, वो लेवल खराब हो जाएगा। इसलिए आकाश के अंदर कौन सी किरणें आती हैं, ये उनको पूरी सटीक जानकारी थी। इसलिए उन्होंने कहा आकाश यानी पृथ्वी का एक जिसे हम कहेंगे अघोषित आवरण, जिसे लफाफा हम कहते हैं, तो उसको आकाश शब्द से कहा। और उसके अंदर आप जानते हैं, आज विज्ञान ने अनुसंधान करके पाया कि ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज और बड़ी हार्मफुल रेज को रोकती है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस वो ऑक्सीजन करती है कि उस लेयर के अंदर जहां से वो घुसने की कोशिश करती है, वो ऑक्सीजन को वो तोड़ती है, ऑक्सीजन O3 बनती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, तो वो जो रेज है वहां वो वेस्ट होती है और अर्थ में नहीं घुस पाती। इस कारण से ओजोन का जो लेवल है वो सदियों से वहां बना हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें छिद्र होना शुरू हो गया, वो कमजोर होना शुरू हो गया। अगर वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा तो सोचिए स्थिति पर, पृथ्वी पर क्या स्थिति हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि अंग्रेज जो है ठंडे देशों के आते हैं, जब भारतवर्ष आते हैं तो उनके स्किन के ऊपर काले काले स्पॉट हो जाते हैं, वो हल्के हल्के एक कैंसरस ग्रोथ भी हम बाद में कह सकते हैं। वो पर्यावरण में अल्ट्रावायलेट रेज की अधिक मात्रा होने के कारण या गर्मी के कारण इसके अंदर आते हैं। हम भी अगर पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारे अंदर भी उसका असर दिखता है। अर्थात किरणों के द्वारा ये जो आवरण हमारे को पृथ्वी आकाश का मिला है, अगर ये हट जाता है तो हमारा जीवन इस प्लेनेट के ऊपर, इस धरती के ऊपर संभव ही नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इसको ओजोन आकाश कहा। वो ओजोन शब्द से चाहे अद्वितीय होंगे, लेकिन उनको मालूम था कि कोई ना कोई रसायन वहां काम करता है और उसकी पूरी जानकारी उनको थी। आकाश शब्द कहा कि आकाश तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये आवरण अगर हट गया तो ये पृथ्वी जो है अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके ऊपर जीवन जो समाप्त है, पृथ्वी नहीं रह जाए, एक टुकड़ा रह जाए। और इसकी लोकेशन देखिए, पृथ्वी अगर यहाँ से थोड़ी सी हटती है, वो आगे मैं इससे कवर करूंगा, और जो उनका आवरण जो है अगर वो हट जाता है, पृथ्वी का आवरण हट जाता है, तो हमारे अंदर जो लाइट हमें दिखती है, बहुत सारे जो स्टार है वो अंधेरे में है, क्योंकि वहां उनका आवरण नहीं है। वो हमें दिखते इसलिए कि उनका सूरज की किरणें टकरा करके हमारी आंखों से टकराती है, इसलिए वो दिखते हैं। लेकिन बहुत जो ब्रह्मांड पृथ्वी के बारे में वो अंधेरा है, डार्क है, वहां ब्लैक होल्स है। पृथ्वी को एक सुरक्षा आकाश के नाम से हम मिली है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमारा एक तत्व आकाश है। फिर उसके बाद आता है अग्नि। अब ये अग्नि जो है इसका बड़ा महत्वपूर्ण हमारे बुजुर्गों ने अध्ययन किया। अग्नि यानी एनर्जी, जो हम कोयले की एनर्जी, इसकी एनर्जी कह रहे हैं, लेकिन उनका भाव था कि पृथ्वी के अंदर जो कोर है, जो सेंटर है, जहां ये लावा है, उसी के कारण पृथ्वी का अस्तित्व है। और आज विज्ञान ये कह रही है कि जब तक पृथ्वी के कोर में वो लावा है तब तक ही पृथ्वी को घूम सकती है। उसके बाद जैसे वो समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी का घूमना बंद हो जाएगा। अर्थात जो मैं पहले कहा था कि पृथ्वी की एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी स्थिति है पूरे सौर मंडल में, सूर्य की इतनी परफेक्ट लोकेशन पे ये है कि अगर देखिए, हम थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पृथ्वी हमारी टिल्ट होती है, थोड़ी सी हल्की सी हिलती है, सर्दियां आ जाती, और सर्दियों में इस क्षेत्र में जहां बैठे हैं वह भयंकर ठंड पड़ती है। अगर ये थोड़ी सी और खिसक जाए, थोड़ी सी और दूर चली जाए, तो हम सब बर्फ तल तक तब्दील हो जाएंगे। अर्थात पृथ्वी का जो जिसे हम कहेंगे पूरा जो इसका सर्कल है, वो इतना इतना क्रूशियल है, इतना इतना कुदरत ने ऐसी स्थिति पे रखा है कि जरा सा भी बदलाव आ गया तो हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने अग्नि शब्द का, अग्नि मतलब इसके अंदर का जो लावा है वो इसकी ताकत है, वही इसको घुमाता है। जिस दिन वो ठंडा बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा भी तो स्वतः ही हमारी पृथ्वी घूमना बंद हो जाएगी। तो इसलिए पृथ्वी की इतनी एक बड़ी ही जिसे कहेंगे एक क्रिटिकल कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि इसका जो लोकेशन है वो सूर्य से इतनी परफेक्ट लोकेशन पे है कि जरा सा भी दाएं बाएं हुई तो हमारा जीवन अपने आप ही स्वतः ही समाप्त होने के कगार पर चले जाए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पांचवा तत्व अग्नि का अर्थात एनर्जी का, जो पृथ्वी के अंदर हमें निहित है। इस प्रकार से उसको हमें संभाल के रखना है, उसका संवर्धन करना। उसको कैसे हम संभालें? जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे को
लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर जब कोला और ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो उन्होंने उसको करके उसको नीचे दबा दिया, लेकिन हमने फिर उसको निकालना शुरू कर दिया। अब फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाए, फिर हम उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और समय के साथ जो है जिसका असर जो है हमारे चारों तरफ के बाकी अवयवों के ऊपर। इसलिए हमें उसको कंजर्व, उसको बचाना है। पृथ्वी का अस्तित्व तभी बचेगा अगर हम 3 काम दिल से करेंगे: पौधारोपण, पौधों का संरक्षण, पौधों के प्रति अपनी संवेदना, पेड़ का महत्व। दूसरा, जल का संरक्षण। जल हमारे पास, मैंने कहा लगभग 2% हमारे को शुद्ध मिलता है, बाकी तो जल बहुत है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत सारी तकनीकें बनाई जा रही हैं लेकिन कितना कर पाए, और जो उपलब्ध है उसके कारण से ही हमारा जीवन चल रहा है, इसलिए उसका संवर्धन। इसलिए बहुत सारे पर्यावरण को चलाने के लिए लोगों ने बहुत सारे, अब एक इजराइल छोटा सा देश है जिसके अंदर मरुस्थल में वो देश है और हमारे साथ ही आजाद हुआ, वहां पानी की सबसे बड़ी किल्लत थी। उन्होंने पानी का इस प्रकार के उपयोग किया कि जब आप आ जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो जो पानी है उसको नीचे से जब वो देते हैं उसकी जो स्टीम बनती है उसको वो कूल करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं और अपने उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में, हमारे हिमाचल की बात कीजिए, 2 वर्ष पहले शिमला जैसे स्थान पर इतना जल क्राइसिस हो गया कि लोग परेशान हो गए। हमने अपने बात समाप्त, शिमला का जो जल स्रोत है 1912 में अंग्रेजों ने बनाया था, इतना बढ़िया वो उदाहरण है पर्यावरण संरक्षण का कि शिमला का जो जल स्रोत है वो कुदरती जो झरने थे उनको जोड़ करके उनका एक वाटरशेड बनाया गया और वहां शर्त लगाई कि पेड़ों को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा। उस जल स्रोत से वो पानी पूरे शिमला को आता है, कनेक्शन से आता है, पूरे शिमला को आता है। इसके बाद भारत की, हिमाचल की सरकारों ने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन उस स्तर की कोई भी स्कीम अभी तक नहीं है और वो अभी भी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे वहां का जो परिवेश है, जो वाटरशेड है वो डिस्टर्ब होता है, ये लगता है कि आने वाले समय वहां भयंकर क्राइसिस आने वाली है। और ये हमने देखी भी 2-3 साल पहले जब पूरे शिमला शहर में पानी की भयंकर किल्लत होगी और पर्यटन उद्योग लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। आज भी हिमाचल में इतनी नदियां, इतना जल है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि गर्मियों में हर तीसरा व्यक्ति जल की समस्या से जूझ रहा। कहीं टैंकर आ रहे हैं, कहीं कोई समस्या है। हमारे घरों में नलके चलते हैं, 24 घंटे हम चलाए रखते हैं। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का आगरा का क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि पानी की जो पीएच इतनी हाई है कि पीने योग्य नहीं है। इसके कारण सैलिनिटी बढ़ रही है। हमने बहुत सारा पानी भूमि से निकाला है ट्यूबवेलों के माध्यम से और जिसके कारण से जमीन के ऊपर सैलिनिटी बढ़ गई है, बहुत सारी जमीन बेकार होती जा रही है। तो जल संरक्षण यदि हम नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय में जल के होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और ये स्थिति हिमाचल जैसे बढ़िया क्षेत्रों में है। अगर हम एक और बड़ी हैरानी की बात बताऊं कि चिरापुंजी जो विश्व का सबसे हाईएस्ट जहां बारिश होती है वहां शुद्ध जल की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां जल प्रबंधन का लेवल बिल्कुल खराब है। और राजस्थान, इसके विपरीत राजस्थान जहाँ बहुत कम बारिश होती है वहां लोग जल प्रबंधन से इतना बढ़िया अब कर रहे हैं कि वहां जल की समस्या बहुत कम है। अर्थात जल प्रबंधन के ऊपर यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी संसाधन हिमाचल जैसे स्टेट में, राजस्थान, उत्तराखंड जैसी प्रदेशों में, पूर्वोत्तर में मैंने देखा जल तो बहुत है लेकिन उपयोगी जल, सही जल की स्थिति नहीं है, क्योंकि हम जो जल संसाधनों से हमारे उपलब्ध है उसका हम दुरुपयोग करते हैं, उसका हम उपयोग नहीं करते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने बीच में कहा था कि हमें स्वयं काम करना है। स्वयं कैसे काम करना है? हमें अपने आस पास में पेड़ों की रक्षा करनी है और अच्छे पेड़ लगाने हैं। एक राजस्थान में एक मीर बाकी नाम के शख्स को उन्होंने एक ऐसी कल्पना दी जिसको हम कहते हैं एनर्जी वन। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले ने उसको कुछ समय पहले अपनाया था, हाई डेंसिटी प्लांटेशन उसको शब्द नाम दिया था। मीर बाकी पद्धति क्या है कि एक भूमि को चारों तरफ से संरक्षित करना और उसके बहुत सघन बंद लगाना ताकि उसमें बहुत सारे जब वो पेड़ पौधे तैयार होंगे, कंपटीशन होगा, उनको जाएंगे, उनके पत्ते गिरेंगे तो भूमि का संवर्धन होगा। और ऐसा करके राजस्थान में बहुत सारे वन
लोगों ने छोटे छोटे बांध जो है अपने शहरों के आसपास अब खड़े करना शुरू किए हैं। हमारे हिमाचल में तो हम इस कह सकते हैं कि ये बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास खूब वन है। लेकिन हिमाचल की सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताता हूँ, मैं वन से विभाग वन से जुड़ा हूँ। हिमाचल का 65% क्षेत्र, 65% लैंड एरिया, जिसे वन विभाग की भाषा के अनुसार वन कहा जाता है, अब तो मैं असल में वो भूमि है, 65% भूमि वो वन विभाग के पास है। और हम कहते हैं कि हमारे पास लगभग 32% जंगल है, और राष्ट्रीय जो वन पॉलिसी है वो कहती है कि जंगलों 66% जंगल होने चाहिए। लेकिन सैटेलाइट डाटा जब पहली बार आया तो 19% वन जो है हिमाचल में पाए गए, अर्थात 65% भूमि में लगभग 19% जमीन जो है उसके ऊपर वन है, बाकी जमीन खाली है। अर्थात हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं। हम पहाड़ों पर जाते हैं, बड़े अच्छे देवदार के लकड़ी के घर बने होते हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि एक देवदार का पेड़ 140 वर्षों में तैयार होता है, हम उसको 1 मिनट में काट देते हैं। हम कितने पेड़ लगाते हैं और वो इतना धीरे पैदा चलता है कि उसको 140 वर्ष चाहिए उसको तैयार होने के। अर्थात हिमाचल को देखने में जो हम दिख रहा है उसमें बहुत बड़ा जो तथ्यों का बहुत बड़ा जो है उसको देखेंगे तो बहुत फर्क है। इसलिए हिमाचल को भी बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बहुत जंगल है, हमें तो जरूरत ही नहीं है सवाल। हिमाचल के निचले क्षेत्रों को ले लीजिए जहाँ बहुत सारे चीड़ के जंगल है, हर साल वर्षा आग लगती है, खूब सारा जंगल जो है तबाह हो जाते हैं, और वो जंगल जो है चीड़ के जंगलों के नीचे और कुछ होता ही नहीं है, इस कारण से वहां से बहुत सारा भूमि कटाव भी होता है। तो इस प्रकार से जंगलों की बात करें, हिमाचल में जल की बात करें, हिमाचल में इतना जल, हम कहते हैं कि हमारे पास तो पानी की कमी नहीं है, बहुत सारे डैम है, लेकिन हम देखते हैं कि निचले हिमाचल और मध्य हिमाचल में हर वर्ष गर्मियों के दिनों में पानी को लेकर के हाहाकार होता है और बहुत सारे टैंकरों से पानी पिया जाता है। समस्या कहीं है, समस्या कहीं नहीं है। हमारे जल परंपरागत जल स्रोत थे, बहुत सारे जल स्रोत थे, हमने उनको छोड़ दिया, हम जो है नलके के जल के ऊपर निर्भर हो गए, और उस जल का भी हम इतनी निर्भरता से प्रयोग करते हैं कि अगर वो पूरा दिन चलता है तो हम पूरा दिन उस जल को छोड़ करके पानी को बहाते हैं। 1 लीटर जल के लिए हमें 10 यूनिट बिजली का खर्चना पड़ता है, 10 यूनिट बिजली के लिए हमें लगभग 100 आदमी को वर्ष भर के लिए डैम के ऊपर इम्प्लाई करना पड़ता है, वो काम करता है, तो बिजली बनाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, अपने कर्मचारी काम करते हैं, तब वो यूनिट बिजली हमारे पास आते हैं। इतना सारी एनर्जी हम वेस्ट करके उस जल में लगाते हैं, उस जल का हम दुरुपयोग करते हैं, अर्थात हम उस पानी को नहीं सुधारते, हम उस पानी को फ्री का पानी समझते हैं। ठीक है, सरकार ने हमें एक सुविधा दी है कि हमें उसका बिल नहीं देना है या मात्र नामात्र बिल देना है, लेकिन अगर जल ही नहीं होगा तो सरकार कहाँ से देगी। आप हैरान होंगे अगर आप कहीं आरटीआई से इसकी जानकारी ले लें तो हिमाचल में लगभग 80 से 90% जो जल सिंचाई और जल उठाऊ योजनाएं जो है, जो पानी पीने योग्य, वो इस वक्त जो है गर्मियों के दिनों में पानी की कमी के कारण खराब हो जाती है, बंद हो जाती है। अर्थात इतना भारी पैसा खर्च करके जो सुविधाएं हमने तैयार की वो भी बेकार हो जाती है। उसका कारण हम है, क्योंकि हम जो है उनसे जो संसाधन विकल्प का दुरुपयोग इस प्रकार करते हैं कि वो समझ में हमें उपलब्ध नहीं रहती, वहां उनका प्रबंधन हम ठीक नहीं कर सकते। अर्थात हमारे पास जो संसाधन है वो भी अनलिमिटेड नहीं है, जबकि हिमाचल के लिए ये दो ही संसाधन जल और ये किसी को कहेंगे तो वो हमारा हास्य से मजाक उड़ाएगा कि हिमाचल में, और ये स्थिति हिमाचल में है। पंजाब में देखी जाए 4% जंगल है, और उससे आगे मध्य प्रदेश चल रही है, ये राजस्थान चल रही है, तो यहाँ बीच मध्य भारत में तो स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए जल का संवर्धन, जल को संभालना व्यक्तिगत तौर पर, मैं अपने घर में शावर का प्रयोग कम करूंगा।
जी।
हमें अपने अमूल्य समय देने के लिए और अनेक बिंदुशः एक एक विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए गुलेरिया विपिन गुलेरिया जी, हम आभारी हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं